सभी छात्रों को नमस्कार और स्वागत। पृथ्वी हमारा आवास कक्षा छठी का सामाजिक अध्ययन का अध्याय दूसरा, ये भूगोल का अध्याय है। ग्लोब अक्षांश देशांतर भाग दूसरा। अभी इसके पहले वाला वीडियो में आपने देखा जो पृथ्वी का आकार, जैसा कि पृथ्वी का आकार ये गोलाकार नहीं, ये उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर पृथ्वी थोड़ी चपटी और मध्य में उभरी हुई है। आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव पर एक जोड़ने वाली रेखा है। जैसा कि पृथ्वी का ये अक्ष, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, जैसा उसके लिए समय 24 घंटे का लगता है। कल जो पहला वीडियो हमने देखा, इस वीडियो में हमने अक्षांश रेखाओं के संबंध में देखा। जैसा कि पृथ्वी का जो बीच में, जैसा कि ये विषुवृत्त रेखा है 0 और ये उत्तर भाग पृथ्वी का बीच में, जैसा कि पृथ्वी को दो समान भाग होते हैं। जैसा उत्तर भाग, जैसा इसको हमने ये उत्तर गोलार्ध और ये दक्षिण गोलार्ध, ये 90 उत्तर और 90 ये दक्षिण। अभी हमने कल विषुवृत्त को इस तरह की जो समांतर रेखा है, जैसा कि 23.5 आपका ये मकरवृत्त है दक्षिण में, और यह 23.5 उत्तर में कर्कवृत्त है। इसके अलावा ये 66.5 उत्तर और दक्षिण में 66.5 और नीचे आपका 90 जैसा कि दक्षिण ध्रुव और दूसरा उत्तर ध्रुव। विषुवृत्त की जो समांतर रेखा है, जैसा कि बीच वाला ये विषुवृत्त, आप एक बार फिर समझ लीजिए, ये बीच वाला ये विषुवृत्त है 0 और विषुवृत्त के समांतर जो इस तरह की रेखा है उसको हम अक्षांश कहते करके कल पहले वीडियो में हमने देखा। अभी हमको किसी भी स्थान का पता करने के लिए केवल इस तरह की विषुवृत्त के समांतर लाइनों को देखकर ही हमको उस स्थान का हम बिंदु निश्चित नहीं कर सकते, और इसलिए हमको जैसा कि इस तरह की आगे वाले इसमें हम देशांतर रेखा किसको कहते हैं उसके बारे में भी हम देखेंगे। आगे आप देखते हैं ये देशांतर रेखा क्या है। अभी आप यहाँ देखिए, देशांतर रेखा किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ अन्य जानकारी भी हमारे पास आवश्यक होती है। जैसा आप देखिए, उसकी जानकारी किसी भी स्थान का पता करने के लिए एक रेखा से आपका काम जमने वाला नहीं है। अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित जो टोंगो द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित जो मॉरिशस द्वीप एक अक्षांश यानी 20 दक्षिण पर ये दोनों भी स्थान स्थित है। उनके सही स्थिति जानने के लिए ये पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी होती है। अब इन्हीं संदर्भ रेखाओं को हम देशांतर रेखा कहते हैं। फिर एक बार आप समझ लीजिए कि यह आपका पृथ्वी का ग्लोब है। जैसा कि भाग 1 में हमने कई आकृतियों के द्वारा पृथ्वी की ग्लोब हमने निकाला। अभी आप यहाँ देख सकते हैं, फिर एक बार यह आकृति की सहायता से हम समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ देखिए, ये पृथ्वी का ग्लोब है, उसमें आपका 0 यहाँ पर विषुवृत्त है। आप उसके पृथ्वी के बराबर 2 आधे भाग करते हैं। ये उत्तर का भाग हो गया आपका उत्तर गोलार्ध, ये हो गया आपका दक्षिण गोलार्ध। फिर जो है आपका 23.5 आपका ये हो गया मकरवृत्त, और इसके अलावा यह 23.5 आपका ये कर्कवृत्त, 66.5 और ये 66.5। अब ये ऊपर हो गया आपका उत्तर ध्रुव 90 डिग्री और दक्षिण में आपका 90 डिग्री, क्योंकि इसके हम यदि 4 भाग करते हैं तो 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, तो 360 डिग्री होता है। अब इसमें आपने ये केवल ये
विषुववृत्त और विषुववृत्त के समांतर लाइनों को हमने देखा। अभी जब तक आप किसी स्थान का पता करने के लिए आपको एक रेखा से आपको कुछ नहीं पता लगेगा। जैसा अभी हमने ये रेखा खींची तो हम ये नहीं कह सकते कि पृथ्वी पर यह स्थान की जगह पर है, तो उसके लिए आपको ये दूसरी भी रेखाएं आपको बतानी आवश्यक है। तो इस तरह हमको इन रेखाओं के बारे में देखना है। तो हम दूसरी व्याख्या के अंदर हम देशांतर क्या है, उत्तर से दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली जो रेखा है उसको देशांतर रेखा कहते हैं। दूसरा एकदम सोपी भाषा में इसकी व्याख्या यदि बताते हैं कि जो खड़ी लाइन होती है उत्तर ध्रुव से, यहाँ पर आप देखिए फिर एक बार, जैसा ये पृथ्वी का ग्लोब है, ये उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली रेखाओं को हम देशांतर रेखा कहते हैं। अभी उसका हम ये पहले अब कल जो है अपने ये विषुववृत्त की जो बीचों बीच के लाइन को देखा, अब उसको हम खड़ी लाइन के ज़रिए हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आपको अभी ये क्लियर हो गया कि अक्षांश। फिर एक बार देखिए, ये आपका पृथ्वी का ग्लोब है, पृथ्वी के ग्लोब के ऊपर आपका 0 ये विषुववृत्त हो गया। अब ये इसके जो समांतर रेखा है 23.5 उत्तर और ये 23.5 आपका दक्षिण, इसको हम क्या कहते हैं, मकर रेखा। ये हो गया आपका मकर रेखा, ये हो गई कर्क रेखा। उसके बाद 66.5, तो ये हो गया आपका दक्षिण के तरफ, उत्तर के तरफ, और ये 90 डिग्री। अब यहाँ तक आप समझ में आ गए। कल हमने या पहले वीडियो में हमने देखा कि आपकी विषुववृत्त को जो समांतर रेखा है हम उसको अक्षांश कहते हैं। अभी हमको देखना है, ये एक बार आप समझ लिया, अभी हमको अक्षांश रेखा का आपको समझने के लिए देखेंगे। जैसा ये पृथ्वी का ग्लोब है, एक बार फिर हम थोड़ा सा सही आकार निकालने की कोशिश करते हैं। ये पृथ्वी का ग्लोब है, थोड़ा सा कम ज़्यादा होगा, ये पृथ्वी का ग्लोब है। अभी हमने विषुववृत्त को समांतर रेखाओं अक्षांश को देखा, अभी हमको सीधा उसके बीच में एक लाइन खींचना है, इसको बोलते हैं यामोत्तर रेखा। ये बराबर पृथ्वी के बीचों बीच है। अब जैसा कि उत्तर और दक्षिण ये विषुववृत्त ने उसके दो भाग किए, यामोत्तर रेखा के कारण एक भाग होता है पूर्व और दूसरा भाग होता है पश्चिम। अब उत्तर ध्रुव से, यहाँ पर आप देखिए उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जो जोड़ने वाली रेखा है उसको हम, ऐसी कई सारी रेखा इधर आपकी आएगी पश्चिम पूर्व की तरफ 180, यहाँ पर आएगी 180, तो हो गया 360 समांतर रेखा है। अब इनके बीच में देखें, उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। अभी प्रत्येक अंश, जैसा अभी हमने एक रेखा ये तैयार की, तो एक रेखा से दूसरी रेखा के बीच में 4 मिनट का समय लगता है। तो इसलिए जैसा कि हम देखिए कि 24 घंटे का आपका एक दिन होता है। अब यहाँ पर प्रत्येक अंश को मिनट तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। अब यह अर्धकृत है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है। अभी आप देखिए, आपका साइकिल का चक्का होता है, जब बीच वाला जो क्या बोलते हैं उसको, एक रॉड क्या ये डालते हैं एक्सल टाइप का, और उसके बाद आपकी साइकिल की रिम होती है, तो आपका यहाँ पर कितना छोटा भाग होता है साइकिल का बीच वाला, और उसके बाद दूर दूर जैसा अंतर जाता है तो उसके ऐसे दूर दूर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसा ये यामोत्तर या जो देशांतर रेखा है ये उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर जुड़ती है, वह आकृति भी हम देखेंगे। अभी आप देखिए, ये पृथ्वी का ग्लोब, ये देशांतर रेखा, हम अक्षांश के बारे में पहले देख चुके हैं। अभी आपके सामने ये पृथ्वी का ग्लोब है, पृथ्वी के ग्लोब पर ये आपका उत्तर ध्रुव है, ये हो गया आपका 0 ये नीचे आप देख सकते हैं यह आपका हो गया दक्षिण ध्रुव। नीचे आप देखें ये सभी रेखाएं, ये सभी देशांतर रेखाएं, जैसा ये देखिए ये सभी देशांतर रेखाएं ये फाइनली जाकर कहाँ मिली है, ये उत्तर ध्रुव पर और यह दक्षिण ध्रुव पर। जैसे ये उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर ये देशांतर रेखाएं जुड़ जाती है तो उनके बीच का अंतर कम हो जाता है। अब यह देखिए ये सभी देशांतर रेखाएं, जैसा यह बीच में एक लाइन मारते हैं उसको एमोत्तर रेखा, तो उसका जो पूर्व का भाग है उसको 180 ये टोटल रेखा है, और इस तरफ आप देखेंगे पश्चिम की तरफ 180 है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं 180 या पूर्व की तरफ और 180 पश्चिम की तरफ। तो आप समझ गए होंगे कि उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली जो रेखा है, ऊर्ध्वाधर रेखा है, तो इनको हम देशांतर कहते हैं। यहाँ पर आप 30° पूर्व, 60, 90, 120, 150 और 180। इधर भी आप देखिए 30, 60 पूर्व, 90, 120 और 180। तो आपका भी देशांतर रेखा के बारे में आपका क्लियर हो गया। चलो आगे, प्रमुख यामोत्तर क्या है? अक्षांश समानांतर, जैसा कि अक्षांश को हमने फिर एक बार मैं आपको समझाने के लिए बताता, ये 0° आपका विषुववृत्त आया क्योंकि बीचों बीच मध्य में है। अब इसके अक्षांश के समांतर, ये आप देखिए, ये आपका विषुववृत्त आपका 0° आता है, ये देखिए 0°, और उसके समांतर इस तरह की उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के तरफ ऐसी कितनी रेखाएं? विषुववृत्त के उत्तर में 90 और दक्षिण के तरफ 90 और उत्तर में 90। टोटल अक्षांश कितने? 180 है। 90 + 90। अक्षांश समांतर रेखाओं से सभी देशांतरी यामोत्तरों की लंबाई समान होती है। अभी आप यहाँ देखेंगे सीधा, जैसा कि हम ये पृथ्वी का ग्लोब पीछे वाले भाग में भी देखा। अभी यहाँ पर ये यामोत्तर रेखाएं हमने तैयार की, ये यामोत्तर रेखाएं, जैसा ये बीच में यामोत्तर रेखा एक आ गई, उसके इधर आप इधर पूर्व में देखिए 180 और इधर पश्चिम में आपकी 180 होती है। लेकिन ये कैसे है? ये समांतर रेखा है। सभी देशांतरी यामोत्तरों की लंबाई ये समान है। देखो, ये उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को ये जो जोड़ने वाली रेखा है ये समान है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच, जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। अब यहाँ देखिए, जो इंग्लैंड शहर है, लंदन, इंग्लैंड जो देश है उसके अंदर लंदन शहर के पास ये एक ग्रीनिच, क्या बोलते हैं, एक वेधशाला है, ब्रिटिश वेधशाला। वहाँ से गुजरने वाला जो मुख्य यामोत्तर यानी उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली जो रेखा है, हम काल्पनिक समझते हैं, इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहा जाता है। यदि आपको परीक्षा में प्रश्न भी आता है कि प्रमुख यामोत्तर रेखा कौन सी है पूरे विश्व की, तो ये आती है आपकी जो ग्रीनिच, जहाँ ब्रिटिश राज की वेधशाला है, वो आती है। अब ये इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहा जाता है। इसका मान 0 है। अभी आप देखिए उसका मान कितना है। पहला हमने विषुववृत्त पर कितना देखा था? 0° को देखा था। यहाँ पर आपकी ये जो खड़ी लाइन है, या आपकी ग्रीनिच या राज की वेधशाला है, पूरे विश्व के लोग भौगोलिक स्थिति का यहाँ अध्ययन करने के लिए, तो ये बीचों बीच स्थान है। अब यहाँ जो गुजरने वाली यामोत्तर की पूर्व की ओर 180, पश्चिम की ओर 180, इस यामोत्तर का प्रमुख यामोत्तर, और इसका बीच वाला जो भाग है 0 है। तथा यहाँ से हम 180 पूर्व, ये देखिए ये पूर्व, और 180 ये पश्चिम, प्रमुख यामोत्तर 180 यामोत्तर मिल पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटते हैं। यह देखिए आप, इसलिए किसी भी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व, क्योंकि इधर का देशांतर है या पश्चिम का देशांतर है, पूर्व, आगे पूर्व के लिए अक्षर पु और पश्चिम के लिए प का उपयोग करते हैं, क्योंकि शॉर्ट शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अब ये जानना भी रोचक होगा कि 180° पूर्व और 180° पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। क्योंकि जैसा कि अभी आगे वाला जो मानचित्र है उसको आप देखेंगे, थोड़ा आपको पहले से थोड़ा बताते हैं कि ये काफ़ी आगे है। यहाँ पर आप देखिए, ये बिल्कुल आपकी ये ग्रीनिच रेखा आप देखिए बराबर बीच में है। आप ध्यान गया होगा आपका, ये जो है बराबर बीच में है, जो इंग्लैंड देश है, यहाँ पर ग्रीनिच, लंदन के पास। अब यहाँ पर टोटल 180 आ गई और यहाँ पर आपकी 180 आ गई। या यहाँ पर आप देखेंगे दोनों जब जहाँ जुड़ते हैं वह दोनों भी जगह पर 180 होती है। अब ये आगे जाता है और ये पीछे जाता है, तो वो भी आपको बताएंगे कैसा जाता है। अभी आपको समझाने के लिए आगे आप देखिए ये ग्रिड क्या होता है। ग्रिड देखिए, आप ग्लोब पर अक्षांश समानांतर रेखा एवं देशांतरी यामोत्तरों द्वारा बनी ग्रिड को आप देखिए। जैसा अभी ये पृथ्वी के ऊपर इस तरह का आपका ये ग्लोब है, इस पर आपका 0° आ गया आपका विषुववृत्त। फिर बार बार आपको मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि
इससे आपका उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को पृथ्वी को बांटा जाता है विषुववृत्त से। फिर अब यह होगा दो भाग। फिर अभी हम इसको उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव पर एक जो सीधा रेखा आती है उसको हम यामोत्तर रेखा उसको कहते हैं। अभी ये दोनों जहाँ पर जुड़ेगी, अभी आप देखिए, हम आपके उदाहरण के लिए ये रेखा जहाँ पर जुड़ेगी, अभी आप ये देखिए ये रेखा यहाँ जुड़ रही, तो इसका मतलब या कोई ना कोई स्थान है पृथ्वी का, या जहाँ भी जो भी रेखा जुड़ेगी देखिए एक दूसरे को काटती है, तो उससे हमको पता लगता है। जैसा कि ये यदि उत्तर का भाग है तो हम उत्तर बोलेंगे, दक्षिण का है तो दक्षिण। अभी मान लीजिए ये स्थान आपका इधर आता है, तो ये स्थान आपका इधर जब आता है तो आएगा पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व लिखते हैं। जब आपका ये स्थान आपका यहाँ पर आ जाएगा तो अब उनको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे दक्षिणी पूर्व, या जैसा पश्चिम, दक्षिण पश्चिम भाग, ये दक्षिण पश्चिम भाग है। तो इस तरह अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर का सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता लगाना आसान होता है। और ये आपको आसान होगा केवल एक आपका अक्षांश रेखा या विषुववृत्त के जो समांतर रेखा से आपको पता नहीं लगेगा, उसके लिए आपको एक खड़ी लाइन भी निकालनी पड़ेगी। अभी उसका उदाहरण आप और एक देखिए भारत का। आसाम में धुबरी 26 अंश उत्तर अक्षांश एवं 90 अंश पूर्व देशांतर पर स्थित है। आसाम आपका ये आता है नॉर्थ ईस्ट का भाग है, उत्तर पूर्व का भाग है, तो इसलिए 26 अंश उत्तर और अक्षांश में आता है, मतलब जो खड़ी लाइन इस तरह की समांतर लाइन, और 90 अंश पूर्व मतलब यहाँ पर मान लीजिए आपका धुबरी आ गया, क्योंकि यहाँ पर उसको काट दिया है। अब इस बिंदु को देखे जहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है, तो वहाँ पर आपका बिंदु मिलेगा जैसा धुबरी। जैसा कि मैंने बताया कि आपने पहले ही अक्षांश रेखा है धुबरी के पास की, लेकिन आपको दूसरी भी रेखा कहाँ काटती है, तो यहाँ पर उसने काटा, तो धुबरी यहाँ पर हम 26 अंश उत्तर अक्षांश एवं 90 अंश पूर्व देशांतरों के बीच में स्थित है। मतलब आपको अक्षांश भी पता लग गया और उसके बाद आपको देशांतर का भी पता लगा। ये आपका देशांतर और ये आपका देशांतर और ये आपका अक्षांश रेखा। तो आपको किसी स्थान का पता करने के लिए अक्षांश और देशांतर इन दोनों की भी आवश्यकता होती है। जो फिर एक बार बता रहा हूँ, जो कड़ी लाइन होती है वो देशांतर रेखा है, और जो क्षितिज समांतर लाइन, विषुववृत्त के समांतर लाइन जो होती है, इसको हम जैसा कि क्षितिज समांतर, तो इसको हम बोलते हैं क्षितिज अक्षांश, उसको बोलते हैं, और इसको देशांतर। अब ये समझ गए होंगे आप। अभी आप ये ग्रिड देखिए, अब यहाँ क्या है, ये आपका पृथ्वी का ग्लोब, ये उत्तर ध्रुव, ये दक्षिण ध्रुव, और ये है आपका प्रमुख यामोत्तर शून्यांश। जैसा यहाँ पर विषुववृत्त पर आपका बीच में आपका विषुववृत्त उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव ऐसे पृथ्वी के ग्लोब को दो भाग करता है, इसी तरह ये प्रमुख जो यामोत्तर है ये पृथ्वी को पूर्व और दूसरा पश्चिम ऐसे दो भागों में उसको विभाजित करता है। तो इसमें सीधा सीधा आपका बन गया 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, मतलब टोटल जो है 360। अभी आप यहाँ देखिए 20 40 60 80 और ये इधर आपका 90 आ गया, इधर आपका आ गया शून्यांश विषुववृत्त 20 40 60 80 और यहाँ 90 आ गया। तो आपको अभी ये ग्रिड रेखा समझ में आ गई। ये हर जगह पर आपको ये ग्रिड रेखाएं एक दूसरों को काटती हुई आपको दिखाई देती है। कहीं भी आप देखो ये आपको ये रेखाएं काटती हुई दिखाई देता है, तो उससे आपको पता लगता है कि आप कोई भी स्थान दुनिया का या हमारे देश का, हमको यदि उसको कहाँ पर है उसको ढूंढना है, कौन से अक्षांश कौन से देशांतर रेखा पर है, तो उसको आराम से उसको आप खोज कर सकते हैं। अभी आपको दूसरा एक और देखिए, दूसरा एक तरीका देखिए, अक्षांश और देशांतरों का पता करने का तरीका क्या है। अभी आप देखिए, इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाले क्षितिज तथा ऊर्ध्वाधर, क्षितिज मतलब क्या है, इसको बोलते हैं क्षितिज, थोड़ा सा ये देखिए, इसको बोलते हैं क्षितिज, इसको क्या बोलते हैं क्षितिज। अभी आप ध्यान रखिए, अभी यहाँ पर आपका क्षितिज कौन सा हो गया, क ख ग ग, ये ड, ये आपका हो गया क्षितिज रेखा है, मतलब समांतर रेखा है, ये आपके हो गया। उसके बाद ऊर्ध्वाधर रेखा कौन सी है, ये खड़ी लाइन है। अब यह ऊर्ध्वाधर रेखा 1 2 3 4 ये आपको समझ में आ गया। अभी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर
ये ऊर्ध्वाधर रेखाओं की संख्या 1 2 3 4 तथा क्षितिज यानी मराठीमध्ये आडवी लाइन, तो ये हो गए आपकी क क ग घ अक्षरों से व्यक्त करें जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज रेखा एक दूसरों से काटती हैं। अभी आप यहाँ देखिए म, इसके बाद ये स, ये या जहाँ उसको काटा है अलग अलग जगह पर, इसका मतलब पृथ्वी पर यह कोई ना कोई स्थान है। अब ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतर या क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांश को व्यक्त करता है, उत्तर पूर्व पश्चिम ये इस तरह का बताता है। जैसा कि आप देखेंगे कि वृत्त अ ख उत्तरी अक्षांश तथा 1 अंश पूर्व देशांतरम पर स्थित है। तो आपको इसी तरह आप अन्य देशांतरों का भी आप पता कर सकते हैं। देशांतर और समय के बारे में आप देखिए, समय को मापने का सबसे अच्छा साधन है पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति। इससे दिन रात सब कुछ हमको जो ऋतु परिवर्तन ये होता है, टाइम का पता लगता है। जैसा सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, ऐसा कोई एक आध दिन गया क्या? एक आध दिन आप खाना नहीं खाते, थोड़ा लेट उठते हैं, लेकिन ये सूर्योदय और सूर्यास्त बिल्कुल ये प्रतिदिन होता ही रहता है। स्वाभाविक है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। सूर्य हमेशा कहाँ उगता है? किस दिशा के तरफ? पूर्व की तरफ। डूबता कहाँ है? पश्चिम दिशा की तरफ। देखा, जैसा सूर्य हमारे सर के ऊपर आता है बराबर हमारी परछाई न किसी दिशा की तरफ जाती, तब हम ऐसा समझना कि दोपहर के वहाँ 12 बज गए हैं। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से आप लगा सकते हैं, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। तो आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। जब सूर्य आपके सर के ऊपर बराबर आपके आता है तो हम ये समझ लेना कि वह स्थानीय समय में अब दोपहर के 12 बज गए हैं। ग्रीनिच पर स्थित सब प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थान पर दोपहर होगी। जैसा अभी आपको एक समझने के लिए आप ये फिर एक बार देखिए। अभी हमने यामोत्तर रेखा देखा, वो आती है आपकी इंग्लैंड में। यह देखिए, ये आपका आ गया इधर 180 आ गया ये। अब ये 180 आपका उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की तरफ जोड़ने वाली रेखा है। जब आपका सूर्य यहाँ पर बराबर लोगों के सर के ऊपर आता है ग्रीनिच रेखा पर, जो ग्रीनिच रेखा है वहाँ पर, अब ग्रीनिच रेखा पर आने के बाद सूर्य जब आपके सर के ऊपर आता है तो उस समय वह इस यामोत्तर, ये देखिए खड़ी लाइन, यह सभी जगह पर दोपहर के 12 बजे होंगे। तो आप देखिए मतलब कैसा इसका फर्क होता है। फिर समय के अंतर के दर की गणना और विधि का तरीका क्या है उसको भी हम देखेंगे, और यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कई चीज़ें जो है आपको मालूम नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन आपको ये जानने की बड़ी इच्छा होती है और इसलिए आप उसको जानिए। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। देखिए, हमेशा पृथ्वी क्या करती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। ये आपको कभी प्रश्न भी आएगा कि पृथ्वी का भ्रमण कैसा होता है? पश्चिम से पूर्व की तरफ चक्कर लगाती है। अंतस्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा, जो पश्चिम में है उनका समय पीछे रहेगा। अभी आप ग्रीनिच रेखा का है, भारत हमारा आता है ग्रीनिच रेखा से पूर्व की तरफ, अमेरिका जाता है पश्चिम की तरफ। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा। जब आपके ग्रीनिच पर दोपहर को 12 बजे वहाँ सूर्य होगा तो हम लोग क्या हो गए? ग्रीनिच समय से हमारा समय जो थोड़ा आगे होगा, जो पश्चिम में है। अभी फिर एक बार आप देखिए, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है और वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है, अभी हम लोग पूर्व में हैं, उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा। जैसा कि वहाँ पर यदि आपका लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं तो हमारे देश में 5:30 बजेगा। यदि क्रिकेट की मैच इंग्लैंड में दोपहर को 12 बजे शुरू होती है तो हमारे देश में 12 नहीं बजेंगे, हमारे देश में 5:30 बजेंगे, क्योंकि उतनी यामोत्तर रेखाएं लगभग 82.5 वहाँ से ग्रीनिच रेखा से आगे हैं। तो इसलिए यह ऐसा कारण है। अभी आप देखेंगे
उनका समय अभी आप यह ग्रीनिच समय से आगे होगा, और पश्चिम के जो देश है जैसा अमेरिका वगैरह है, इनका समय वो पीछे चला जाएगा। आकृति 2.8 में आपने देखा भी, समय के अंतर की दरगणना निम्नलिखित विधि से की जाती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री, मतलब 1 मिनट में, ये सॉरी 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। तो आपको अभी क्लियर हो गया। पृथ्वी क्या है, एक चक्कर पूरी करने के लिए अपने अक्ष पर 24 घंटे का समय लगता है, तब वो कितने डिग्री घूमती है, 360। 1 घंटे में उसको वो 15 डिग्री, मतलब ये देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा ये 15 डिग्री का है। अब उसके बीच में एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा के बीच में सूर्य के सामने से जाने के लिए, क्योंकि सूर्य एक जगह पर स्थिर है, पृथ्वी घूमती है, तो उसके बीच में लगता है 4 मिनट का समय, या आप भूलना मत, 4 मिनट का समय लगता है, और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनिच से 15 अंश पूर्व में समय होगा 15 चौक 60, अर्थात ग्रीनिच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वह दोपहर के 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनिच से 15 पश्चिम की तरफ आप चले जाएंगे तो वहाँ पर आपका ग्रीनिच समय से 1 घंटा पीछे रहेंगे, यानी कि सुबह के वक्त वहाँ 11 बजेंगे। इसी सब प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे तो उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्र होगी। अब कल्पना करिए कि जब हम यहाँ आपका सुबह होती है तो वहाँ अमेरिका में रात होती है। इसी तरह जैसा हमारे यहाँ इधर सुबह के 6 बजेंगे और 82.5 डिग्री अंश पर पश्चिम की तरफ आपकी क्या होगी, या सुबह होगी, तो वह रात होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है, कभी भी आप ये अपने जनरली आप अपने घर में भी आपका मतलब जब अपने घर के बाहर जाकर भी आप दोपहर के 12 बजे के समय आप खड़े हो जाइए, जब बराबर सूर्य आपके सर के ऊपर 12 बजे रहेगा, 12 मतलब आपका उस तारीख समय में जो आपके 12 बजे सर के ऊपर रहेगा, तो आप समझ लेना कि दोपहर के 12 बज गए हैं। दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते, उस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। जैसा कि दिए गए देशांतरी यामुत्रों से ये सभी स्थानों पर का स्थानीय समय यह समान होता है। अभी आप देखिए, अभी आप ये देखिए, ये बीच का ये ग्रीनिच रेखा को आप देखिए, ये बराबर आपका यहाँ पर 0 अंश है। अब ये 180 फीट चला जाएगा, यहाँ पर देखिए ये आगे चलता है और ये पीछे चलता है। जैसा कि यहाँ पर दोपहर के 12 बजेंगे तो यहाँ पर भारत में कितना बजेगा, यहाँ पर 82.5 अंश, तो यहाँ पर 5.5 घंटे हम आगे रहेंगे, और यहाँ पर 82.5 अंश जो होगा स्थान, तो वो क्या होगा, वो पीछे जाएगा। या 5:30 बजेंगे हमारे इधर, तो मतलब शाम के 5:30 बजेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, शाम के 5:30 बजेंगे, या तो रात के या 5:30 होंगे, क्योंकि यहाँ पर ये स्थान जो है आपका, जब ग्रीनिच रेखा पर यहाँ पर आपका सूर्य यामुत्तर रेखा पर 12 बजेंगे, तब पूर्व के तरफ 5.5 घंटे, जैसा कि 82 अंश हम पूर्व के तरफ है, तो 5.5 घंटे 5:30 बजेंगे शाम के या रात के 5:30, यानी पीछे चला जाएगा। तो आपको यह भी समझ में आया होगा ये। तो इसी तरह आगे और पीछे, अभी आप ये देखिए, आप यह इस तरह का ये 180। अब ये हम मानक समय क्यों मानते हैं? अलग अलग यामात्रों पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत के जो गुजरात है, गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में 1 घंटा और 45 मिनट का अंतर लगेगा। अभी करीब करीब पकड़ लीजिए कि आप दोनों के बीच में 30 डिग्री का फर्क है, कम से कम 30 डिग्री है। तो एक
एक आपका एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा के बीच में आपका 4 मिनट का समय लगता है। तो 30 डिग्री पकड़ लीजिए आप, जैसा कि ये भारत का मानचित्र। अब ये जो है आपका द्वारका इधर है, डिब्रूगढ़ इधर है, और उनके बीच में टोटल ऐसे 30 देशांतर रेखा है। तो 30 गुणिले 4 बराबर कितना होगा, 180 मिनट। 180 मिनट मैंने घंटों में आप निकालते तो आपके 2 घंटे होंगे। कितने होंगे, 2 घंटे। तो आपका सूर्य जब यहाँ पर कितने बजे उसका सनराइज होगा, डिब्रूगढ़ में मान लीजिए कल्पना करिए कि 4 बजे होगा, तो द्वारका में आपका कितने बजे आएगा, 6 बजे आएगा। तो इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी अमोत्तर के स्थानीय समय का एक मानक समय उसको माना जाए, कि हम नहीं तो फिर गड़बड़ होगी। और इस अमोत्तर रेखा के स्थानीय समय का पूरे देश का स्थानीय समय माना जाए। भारत में अपना स्थानीय समय के लिए यहाँ पर 82.5 पूर्व, 82.30 पूर्व को मानक यामोत्तर समय माना गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको ध्यान में रखिए। भारत का मानक यामोत्तर 82.5 पूर्व यह है, उसको यह मानक यामोत्तर, ये यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना गया, क्योंकि दोपहर को 12 बजे बराबर वहाँ पर आपकी घड़ी लगी हुई है, जब सूर्य वहाँ 12 बजे सर के ऊपर होता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है। अभी आप यहाँ देखिए, ये भारत का मानचित्र, यहाँ पर 68 पूर्व यहाँ से उसकी शुरुआत होती है, और ये 97 पूर्व ये देशांतर रेखा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस तरह की पृथ्वी पर कई सारी ऐसे रेखा है, ये देशांतर रेखा है। तो आपकी इधर पूर्व की तरफ 180 और पश्चिम की तरफ 180, यानी टोटल रेखाएं 360 है। तो हमारा भारत जो देश आता है 82.5 हमने अपना मानक समय यह तय किया कि हमारे स्थानीय समय की घड़ी लगाने के लिए जब सूर्य यहाँ बराबर 12 बजे, ये देशांतर रेखा सूर्य के सामने से बराबर 12 बजे जाएगी, तब सूर्य हमारे सर के ऊपर होता है। तो ये उत्तर से लेकर दक्षिण तक ये पूरे स्थान आपके वहाँ दोपहर के 12 बजेंगे, और उसी को हमने आधार मानकर हमारी घड़ियाँ जो हमारी लगाई है, और जिसके ये स्थानिक समय हमने अपना माना है 82.5 पूर्व। ये भारत का यामोत्तर है। भारत के विस्तार है यहाँ पर देशांतर रेखा के जरिए जोड़ने की कोशिश 68.5 पूर्व, यहाँ पर अब देखिए 68.5 पूर्व से साढ़े अपने 97 पूर्व, और यहाँ पर हमारा ये आता है मानक समय 82.5 पूर्व। ये भारत का मानचित्र आप देखिए। अभी आप देखिए, कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वो अपने मित्र आलोक से कहता कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सोने वाले हैं। अब क्यों नहीं सोने वाले, क्रिकेट की मैचेस तो काफ़ी आप लोगों ने देखी होगी, वह दोपहर को शुरू होती है, लेकिन यहाँ रात को हम देखते हैं। जब हमारे यहाँ दिन को शुरू होती तो वो लोग रात को देखते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? कभी आप लोग विदेशों में जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। हम यहाँ दिन को शुरुआत करते हैं यात्रा करने की, और वह कई बार रात हो जाती है। तो इसी तरह भारत और इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में दोपहर 2 बजे में शुरू होता है। अभी आप ये उदाहरण समझ लीजिए। अर्थात भारत के समय अनुसार ये मैच होगा कितने बजे, 7:30 बजे शुरू होगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यदि यामोत्तर ग्रीनिच रेखा पर दोपहर के 12 बजते तो हमारी घड़ी 5.5 घंटे आगे चलती, क्योंकि हम 82.5 पूर्व रेखा उत्तर पर हमारा स्थान है। हमारा यामोत्तर रेखा हमने तय कर लिया कि यह हमारी घड़ी वहाँ से हमें लगाई है। अब यहाँ पर भारत के समय अनुसार मैच आपका शाम के 7:30 बजे, यानी देर रात को शुरू होगा। पूरी रात भर मैच चलेगा, तब वहाँ क्या होगा, दिन होगा। तो आप ये जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर होगा। तो ये 5.5 घंटे का अंतर होगा। क्यों होगा? भारत ग्रीनिच के पूर्व 82.5 पूर्व में स्थित है, तथा यहाँ के समय ग्रीनिच समय से 5.5 घंटे आगे होगा। इसलिए लंदन में जब दोपहर के 2 बजते हैं तो भारत में 7:30 बजेंगे। कुल देशों के देशांतरी विस्तार अधिक होता है। बहुत विस्तार से बड़े बड़े देश होते हैं, जैसा रशिया है, बहुत बड़ा देश है। तो वहाँ पर 11 मानक समयों को अपनाया गया है, क्योंकि उसका विस्तार बहुत ज़्यादा है। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है, और इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। तो अभी आपको ये समझ में आया होगा
इसी तरह ये हमारा भाग दूसरा समाप्त होता है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, सब्सक्राइब करिए, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आपको क्या कैसा वीडियो लगा आप उसमें ज़रूर लिखिए। आप अपने जेएनवी का नाम भी लिखें, आपका नाम भी लिखें, तो उसे पता लगेगा कि आपने ये वीडियो बहुत देखा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।